हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इससे पहले जो फोर्थ चैप्टर यानी जो 1 से लेके 4 यूनिट है वो हम पढ़ चुके हैं। जो उसकी प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप उनको वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है? मोटर डेवलपमेंट यानी गामक विकास तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव, आसन संबंधी विकृतियाँ, घुटनों का टकराना, चपटे पैर, गोल कंधे, आगे का कुबर, धनुषाकार टांगे, स्कोलियोसिस तथा सुधारात्मक उपाय। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी, ठीक है, जो वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया वो पढ़ेंगे। और इसके बाद है विशेष सोच विचार, प्रथम रोजा धर्म, मासिक धर्म का सामान्य न होना, ठीक है, महिला एथलीट त्रय, अस्थि सुशीलता, रक्तहीनता, भोजन संबंधी विकार। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लास्ट के दो टॉपिक है, विशेष सोच विचार और महिला एथलीट ट्रेड, जो बच्चे सेशन 2020-21 में जो 12th की है उन्होंने, उनके जो रिड्यूस सिलेबस था उसमें जो दो टॉपिक है हटा दिए गए हैं। तो वो बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देंगे वो इन दो टॉपिक को न करें, ठीक है, बाकी टॉपिक आपको करने हैं। और आगे पढ़ते हैं गामक विकास। गामक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? यह जीवन चक्र के दौरान शिशु की अस्थियां तथा मांसपेशियों के विकास के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता का गामक विकास कहा जाता है। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके उसकी जो बोन्स है, उसकी जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशी है उसका विकास होता है, और उन्हीं के विकास के अकॉर्डिंग वो जो एक्टिविटीज़ होती है वो कर पाता है। तो इसी को कहते हैं हम गामक विकास। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ठीक है, तो जो मोटर डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आगे पढ़ते हैं गामक विकास। गामक विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है, सूक्ष्म गामक विकास और स्थूल गामक विकास। सूक्ष्म गामक विकास क्या होता है? बच्चों की छोटी गतिविधियाँ, ठीक है, छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा उसकी जो बोन्स है और जो उसकी मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, देखा जाए शरीर की छोटी मांसपेशियाँ, जैसे उंगली की मांसपेशियाँ हो गई, आँख की मांसपेशियाँ हो गई, कान की मांसपेशियाँ हो गई, इनका धीरे धीरे विकास करना। ठीक है, यानी लिख कर, ठीक है, ड्राइंग करवा कर, ऐसे छोटी छोटी, इससे क्या होगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के जो उसकी छोटी मांसपेशियाँ होंगी, जो छोटी हड्डियाँ हैं, उनका विकास होगा, वो आते हैं सूक्ष्म गामक विकास। और स्थूल गामक विकास में आता है शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास। ठीक है, जैसे कूदना, बैठना, दौड़ना, पकड़ना, ये सब एक्टिविटीज़ द्वारा उसकी जो शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ उनका विकास हो सकता है, और इसे क्या कहते हैं? स्थूल गामक विकास। नेक्स्ट है इसमें बच्चों में गामा विकास, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो मेनली काफ़ी अवस्थाएं होती हैं, बट हमने इसमें 3 अवस्थाएं ली हैं, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज ग्रुप होता है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा गया है। मध्य बाल्यावस्था में 7 वर्ष से लेकर 10 साल तक के बच्चों को मध्य बाल्यावस्था में रखा गया है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें 10 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को उत्तर बाल्यावस्था में डाला गया है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अधिक तेजी से गामक विकास। आपने देखा होगा 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशी है, उनका विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसमें मूलभूत गतिविधियां कौन कौन सी आती? दौड़ना, कूदना, फेंकना। ठीक है, ये सब प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ जाती है। दूसरी आपकी मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में 7 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें सामान्य आयु के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा की इच्छा जागृत हो जाती है, यानी प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार देखते हो रेस लगाते हैं, देखो कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। ठीक है, तो ऐसी इसका मेरी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है, मेरी ड्रेस तेरे से ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे प्रतिस्पर्धा करते हैं इस वर्ष के बच्चे। ठीक है, कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, कौन ज़्यादा कूदता है। तो ये सब किस में आती है? मध्य बाल्यावस्था में। तो इसमें वही है, मूलभूत गतिविधियाँ क्या है? मेलजोल गतिविधियों के परिष्करण तथा गति प्रवाह।
ठीक है। और इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लड़के हैं, हम लड़कों के साथ खेलेंगे, तुम लड़कियां हो लड़कियों के साथ खेलिए, हमारे गेम अलग है, लड़कियां ये करती है, लड़कियों की एक्टिविटीज़ अलग है, ये काम लड़कियों के हैं, ये काम लड़कों के हैं। ऐसे वो उनमें जो लैंगिक रूप से जो परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मूलभूत गतिविधि क्या होती है, दौड़ना, कूदना, गुणात्मक तथा संख्यात्मक यानी क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव रणनीतियाँ जो स्ट्रेटेजी होती है वो बना पाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। यानी जो डिसीजन मेकिंग की जो इस अवस्था में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है, जो उसको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिसीजन लेते होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, कि जो आपके मोटर डेवलपमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर है जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ये है वंशानुक्रम, यानी जो आपके हेरिडिटी होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो विकास होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के माँ बाप जो पेरेंट्स है, जो जनरेशन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों में विकास देखा जाता है। ठीक है, यानी जो माता पिता होते हैं अगर वो छोटे होते हैं तो बच्चों के जो हाइट होती है वो भी कम बढ़ती है ना। अगर माँ बाप का जो कोई बीमारी है, ठीक है, तो अगर वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, कोई लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, तो ये क्या होता है, वंशानुक्रम हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे मोटे हो गए उसके। ठीक है, माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके बाद है नींद। ठीक है, प्रॉपर अगर नींद नहीं लेते इस कारण भी जो आपका गामक विकास वो प्रभावित होता है। पोषण यानी जो आप पोषक तत्व है, खाने में जो पोषक तत्व है अगर वो नहीं मिल पाते तो इस वजह से भी गामक विकास प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं कि आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिसमें सभी मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, वो सब खाने में होने चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आपका टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रॉपर रूप से टाइमली होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण और अभ्यास यानी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस द्वारा भी आपका गामक विकास हो सकता है। मनोरंजन, ठीक है, लिंग भेद, आसान विकृतियाँ तो डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, जो आसन डिफॉर्मिटीज़ का होते हैं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपके सिलेबस में कि आसन डिफॉर्मिटीज़ यानी जो आपके पोस्चर, यानी आप सही से खड़े ना होने वजह से आपका जो मोटर डेवलपमेंट नहीं होता, सही से बैठ नहीं पाते, सही से आपका पोस्चर, सोने का पोस्चर ठीक नहीं है, खड़े होने का पोस्चर ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, यानी विकृतियाँ हो जाती है। वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आगे इसके बाद शारीरिक अक्षमता, कोई विकलांग है, कोई आपका, ठीक है, दिव्यांग है, तो इस वजह से भी मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मोटापा तो भैया कहे तो आधी बीमारी की जड़ मोटापा ही है। ठीक है, इससे कुछ शारीरिक विकृतियाँ भी हो जाती है मोटापे से। ठीक है, और जो हाई ब्लड प्रेशर है और जो शुगर जैसी बीमारियाँ हैं वो इसकी वजह से हो सकती है। सोशल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कारक है। सोशल एंड मेंटल हेल्थ की वजह से भी अगर आपका सोशल एनवायरनमेंट और जो आपका मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो आपका गामक विकास सही से नहीं हो पाता। देखा होगा कि आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ बच्चे, उनका जो बुद्धि होती है, जो दिमाग की वजह से कुछ उनका सही नहीं होता, तो उसमें कई काफ़ी AED, ठीक है, डिफॉर्मिटीज़, कई उनके डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, उनका गामक विकास सही रूप से नहीं चल पाता। अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ अगर सही नहीं मिले तो इस वजह से भी उनका गामक विकास नहीं हो पाता। तो ये कुछ कारक है जिसकी वजह से जो गामक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका वृद्धि एवं विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव। जो वृद्धि एवं विकास, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग विभिन्न अवस्थाएं होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब जो उसका बच्चे में, बच्चा हो जन्म लेने से जो जीवन पर्यंत जो काफ़ी अवस्थाएं आती है उसमें जो व्यायाम है उसके लिए सुझाव दिए गए हैं। पहली अवस्था में शिशुअवस्था, यानी जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए। तो आपने देखा होगा जी 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक संतुलन नियंत्रित करने में अक्षम होते हैं, तो उनको मतलब अपना सर एक जगह स्थिर नहीं दे सकते, उनको आपको बोलना पड़ता है इधर देखो छुटकू ऐसे, ठीक है, और सीटी विसल बजाते हैं तो उनका अटेंशन के लिए, ताकि वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर पाए। शिशुअवस्था में क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी कोमल होती है और जो मांसपेशियाँ उनका सही से विकास नहीं हो पाता, इसलिए जो सिर नियंत्रित करने की, बैठने, घुटनों के बल चलने की प्रक्रिया की विकसित करने में व्यायाम करने चाहिए। ठीक है,
आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, उनकी जो बोन्स है और जो मांसपेशियों उनके विकास के लिए जो मालिश दी जाती है तिल के तेल के साथ, वो इसीलिए दी जाती है ताकि उसको बोन्स और जो हड्डियों का विकास सही रूप से हो पाए। नेक्स्ट आपकी बाल्यावस्था, ये 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा गया है। ठीक है, ये होते हैं माध्यम व्यायाम करने चाहिए, यानी जो आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको माध्यम यानी 1 घंटे से कम, ठीक है, मिनिमम आपको 1 आवर कर लो तो वो बहुत है, इनफ है आपके लिए। और इसमें ऐसे खेल खेलें जो मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत करें, जैसे दौड़ना, तैरना, इंडोर आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये गेम्स खेलिए। ठीक है, आउटडोर मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे गेम आदि खेले जिससे क्या हो आप। नेक्स्ट आपकी किशोर अवस्था, इसमें 13 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। मेनली इसमें जो डेली 1 आवर, मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज जो व्यायाम है वो करना चाहिए। ठीक है, मांसपेशी को शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी मतलब जिम, मतलब कुछ हल्की शारीरिक जो जिम आप घर पे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अस्थियां की शक्ति तथा प्रतिरोध वाली क्रियाएं, यानी जो बोन है वो आपकी जो हड्डियां हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तथा प्रतिरोध होती है इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए भार प्रशिक्षण, दौड़ना, तैरना आदि क्रियाएं करनी चाहिए किशोर अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में जो एडल्टहुड रहता है उसमें 19 से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, नियमित व्यायाम करने चाहिए, जैसे मोटापा है, उच्च रक्तचाप होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, दिल संबंधी जो बीमारियां होती हैं, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, मधुमेह आदि के खतरे को कम करने के लिए नियमित रूप से जो आपको व्यायाम करना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मतलब देखा जाए आप योगा को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप योगा द्वारा भी ऐसी जो ये बीमारियां हैं, उच्च ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ओबेसिटी है, मधुमेह है, ठीक है, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको इस एज में वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, और अगर रेगुलर रूप से आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अवसाद यानी डिप्रेशन से अपने आप को बचाता है। नेक्स्ट है आपकी वृद्ध अवस्था। 60 वर्ष से अधिक जो आपके व्यक्ति आते हैं उसको वृद्ध अवस्था में रखा है, यानी जो आपके इसमें आते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं कर पाते, इनको व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना उनकी बॉडी इनको अलाउड करती है। ठीक है, यानी जॉगिंग होता है, जॉगिंग और दौड़ने में, रेस करने में फ़र्क होता है। जॉगिंग में जो आपको फिट होते हैं वो धीरे धीरे रखने पड़ते हैं। इसमें योग प्राणायाम करने चाहिए, वज़न कम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके वृद्धावस्था। इसके बाद आता है आपका सामान्य आसन संबंधी विकृतियाँ। ठीक है, तो सामान्य आसन संबंधी विकृतियाँ यानी जो आपकी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो क्या क्या है। इसमें चपटे पैर, फ्लैट फुट, पीछे की ओर कुबड़, काइफोसिस, आगे की ओर कुबड़, लोडोसिस। ठीक है, धनुषाकार टांगे, बोलैक्स, गोल कंधे, राउंड शोल्डर, रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकना, यानी जो हड्डी होती है वो राइट या लेफ्ट की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो उससे बोलते हैं सोशलिस, और घुटनों का टकराना, नोक नीज। ठीक है, जिसमें घुटने क्या होते हैं आपस में टकराने लग जाते हैं। तो ये सब सामान्य आसन संबंधी विकृतियां हैं, इनको हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, पहला आपका प्रश्न बनता है कुबड़ पीछे की ओर काइफोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय लिखिए। 5 नंबर का आपका प्रश्न आ सकता है, तो आपको इसमें सबसे पहले इसके लक्षण देने पड़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। इसमें स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, जो स्कैपुला होते हैं, ठीक है, उनकी आपस में दूरी बढ़ जाती है, यानी कंधे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। छाती की मांसपेशियां की लंबाई छोटी हो जाती है। आप पिक में देख पा रहे होंगे जो नॉर्मल पोजीशन होती है बैकबोन की वो इस प्रकार होती है, बट ड्यू टू द काइफोसिस जो पोजीशन होती है वो कंधे क्या हो गए आगे की ओर झुक जा रहे हैं, और छाती की छाती है उसकी जो मांसपेशियां है उसकी वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, पूरा शरीर आगे की ओर झुका प्रतीत होता है, कि आपको जब खड़े होंगे जो आपका स्टैंडिंग पोस्चर होता है तो वो आप एकदम स्ट्रेट खड़े ना होकर आगे की ओर झुके रहते हैं, और जो आपका शरीर का संतुलन होता है वो खराब हो जाता है। अब इसके लिए कुछ सुधारात्मक व्यायाम है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो कुबड़ पीछे की ओर उपचार करने के लिए हमें उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो। ठीक है, तथा थाइरोसिस क्षेत्र की और पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि हो, जैसे चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। सिविस बॉल पर विपरीत दिशा में मुड़ना, विपरीत दिशा में वाटर फ्लाई करना, तकिए की सहायता से गर्दन का एक्सटेंशन करना,
ठीक है। और ये है कैट पोज, जो आपका मर्ज आसन होता है कैट पोज, उष्टासन है जो आपका कैमल पोज है, और अर्ध चक्रासन हाफ व्हील, ये सब आसन है। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी काइफोसिस की जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आगे की ओर कुबड़ होता है, उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका नोक नी, यानी घुटनों के आपस में टकराना। ठीक है, आपस में जब घुटने टकरा जाते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, तो आपको सीधी सी बात है, घुटने टकराएंगे तो घुटने आपस में मिलेंगे, तो आप एक खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। चलते समय घुटने आपस में स्पर्श करेंगे, जैसे आप वॉक करेंगे तो घुटने आपस में टकराएंगे। दौड़ते जब आप दौड़ेंगे, ठीक है, तब भी क्या घुटने आपस में स्पर्श करेंगे। ठीक है, देख पा रहे हो पिक में कि आपके जो पैर होंगे, ठीक है, वो जो हिंदी में बोलते हैं रांग लगना, ठीक है, जो जांघें आती आपस में लगने लग जाती है, जो घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, कारण इसके ये है मोटापा, विटामिन डी की कमी, रेक्टस नामक रोग। ठीक है, समय से पहले बच्चों की चलना, जो बच्चे होते हैं, कुछ उनका टाइम होता है कि देखा जाता है कि 1.5 से 2 साल के बच्चे चलने लग जाते हैं, पर अगर कोई बच्चे समय से पहले अगर चलने लग जाए तो इस वजह से भी नोक नी यानी घुटनों का आपस में टकराना हो सकता है। कुपोषण, घुटने का मिडल लिगामेंट का लेटरल लिगामेंट की अपेक्षा से ज़्यादा विकसित होना। जो आपका मिडल लिगामेंट है, वो घुटने के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो जो लेटरल लिगामेंट है, नीचे वाला जो लिगामेंट पार्ट है, और जो मिडल लिगामेंट है, उसका विकास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक भारी बोझ उठाना, जो व्यक्ति भारी बोझ उठाता है उसकी वजह से घुटने आपस में टच करने लगते हैं। तो इसके लिए सुधारात्मक उपाय क्या है, सुधारात्मक उपाय है इसका सबसे पहले घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, फुटबॉल खेल के साइड किक करना, एक साइड किक होता है, आपने फुटबॉल में देखा होगा कि जो प्लेंटियल मारते हैं तो आपको साइड में जाके किक मारते हैं, तो फुटबॉल खेल में जो साइड किक है उसकी प्रैक्टिस करो। पद्मासन करना चाहिए, दोनों घुटनों के बीच तकिए लगाकर खड़े होना, कि जब आप खड़े हुए हैं तो दोनों घुटनों के बीच तकिए लगाएं। वॉकिंग कैलिपर्स, मतलब जो आप कैलिपर्स होते हैं उनको जो चलने के लिए सहायक होते हैं, कैलिपर्स लगा के भी आप वॉक कर सकते हैं। घुटनों के नीचे तौलिया रखकर, पैर सीधा रखकर तकियों घुटने के नीचे की ओर दबाना। ठीक है, क्या करना है आपको कि आपके घुटने हैं उनके नीचे क्या रखना है, आपको तौलिया रखकर टॉवल रखना है, फिर पैर सीधे कर लेना, और फिर आपको घुटनों की मदद से तकिए को नीचे की ओर दबाना है, पैर को सीधा रखकर उसे उठाना। ठीक है, और ये है उपाय किसके, नोकनी के, मतलब जो आप घुटने आपस में टकराते हैं। अगला प्रॉब्लम आती है चपटे पैरों के लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, और उसके सुधारात्मक उपाय क्या है। कि जो चपटे पैर होते हैं, जो फ्लैट, जो आपके फीट होते हैं, फ्लैट फीट, उसके उसको क्या क्या लक्षण हैं। तो चलते समय, खड़े होते समय जो पैर के मध्य भाग में दर्द होने लगता है, कि या जब आप चलेंगे तो आपका जो फिट है, ठीक है, वो आपका फिट है जो एकदम फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब खड़े भी होंगे तो आप चलेंगे तो आपके उसमें पेन होगा। पैर की लंबाई चाप खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे आप पिक में देख पा रहे होंगे कि जो आपका जो फिट की शेप होती है, ठीक है, उसमें जो चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले फिट क्या होता है, हेल्दी फिट तो इस बार है कि ये कर्व में होता है नीचे से, और जो फ्लैट फुट होता है ये एकदम फ्लैट होगा नीचे से। तो पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर के निशान देखा जा सकता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने पैर है उसको अपने गीला करके देख सकते हैं कि जब आपका पैर अगर ऐसा छपेगा, ठीक है, अगर पैर ऐसे छपता है जो आपका हेल्दी फिट है, और अगर वो एकदम पूरा पैर आता है तो आपका फ्लैट फिट है। कारण क्या क्या है इसके, कारण है मांसपेशियां तथा हड्डियां की कमजोरी, जो आपकी बोन्स है और जो आपकी मसल्स है वो कमजोर हो जाती है, अधिक भार उठाने से हो जाता है, मोटापे की वजह से लंबे समय तक भारी बोझ उठाना, चोट, कुपोषण, खराब जूते। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आपको जो लेदर शूज होते हैं, जो आपके ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये यही रिकमेंड करते हैं कि आपको जो लेदर शूज़ है जिनके सोल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, आपको ऐसे शूज़ नहीं पहनने चाहिए, आपको ओनली स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो आपका स्टैंडिंग पोस्चर है, जो आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपके जो पैर की जो पोजिशन होती है वो एकदम एग्जैक्ट सही होती है। इसके सुधारात्मक उपाय क्या है, पैरों से लिखना। ठीक है, आप जब भी जाए सकते हो, आप बीच वगैरह में जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पैरों से लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, रेत पर चलना, दौड़ना, पंजों पर कूदना, उचित प्रकार के जूते पहनना, बता दिया आपको उचित प्रकार यानी स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए। ठीक है, जिनके सोल फ्लैट सोल नहीं होने चाहिए। जमीन पर गिरे छोटे पत्थरों के टुकड़ों पर पैरों से उठाना। ठीक है, ये इसके सुधारात्मक उपाय है। पंजों पर चलना, ताड़ासन करना, ठीक है, व्रजासन करना, गेंद के ऊपर चलने वाले खेल, ठीक है,
और जूते के मध्य भाग में रुमाल रखकर पहनना। ये सब मैं आसन बता रहा हूँ आपको, तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने जो आसन है, जो ताड़ासन वगैरह जो भी आसन है उसको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्कोलियोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय। स्कोलियोसिस क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा हो जाता है। ठीक है, या एक कूल्हा ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर हो जाता है। शरीर का वजन एक पैर पर ज़्यादा तथा एक पैर पर कम होता है। जैसे कई लोग आप खड़े होते हैं, तो आप खड़े होने में क्या करते हैं कि आप जो सारा भार है केवल एक पैर पे रखते हैं, दूसरे पैर को थोड़ा हल्के में रखते हैं। या आप बैठते हैं, जो वॉलेट लगा के बैठते हैं कुछ लोग, तो वॉलेट की जो मोटाई होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आपका बैठने का पोस्चर है वो भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, स्कोलियोसिस की जो आपकी बीमारी हो जाती है। शरीर सीधा न होकर एक और झुक जाता है, या तो लेफ्ट की ओर झुक जाएगा या फिर राइट की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बैकबोन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी मुड़ जाती है। ठीक है, सुधारात्मक उपाय क्या है इसके, तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक, मतलब जो ब्रेस्ट स्ट्रोक वाली जो आपकी तैराकी है, इसमें भी अलग तैराकी में अलग अलग होते हैं, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो आपको जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है वो तैराकी की तकनीक अपनानी चाहिए। त्रिकोण आसन करना, लटकना। ठीक है, तख्त व्यायाम करना, जो प्लैंक होते हैं, प्लैंक पता है ना आपको कैसे होते हैं, कि आपको सीधा लेट के अपना बाहर हाथों पे रख के और सीधा लेट, आपको देख सकते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करके, क्या सीधा लेट के आपको मिनिमम 30 सेकंड में प्लैंक करना चाहिए। ऐसे व्यायाम करना जिसके नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे आए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अधोमुख शवासन। नेक्स्ट आपका धनुष्कार टांगों के लक्षण, कि जो आपकी टांगे होती हैं उनकी जो शेप होती है वो बो लेग्स, मतलब जो धनुष के आकार की हो जाती है। इसके कारण क्या है और इसके सुधारात्मक उपाय क्या है। तो दोनों घुटनों के बीच की दूरी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हमने पढ़ा था कि घुटने आपस में टकराते हैं, वो तो क्या है कि जो नीज की घुटने आपस में टकराएंगे, और इसमें क्या होंगे, जो दोनों टांगों की दूरी होगी वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। खड़े होने की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप खड़े ना सही से खड़े हो पाएंगे, चलने में भी आपको दिक्कत आएगी, दौड़ने की स्थिति में भी आपको दिक्कत आएगी। तो टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। ठीक है, आप पिक में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपके दो टांगों के बीच में जो गैप है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न क्या है इसका, घुटनों के लैटरल लिगामेंट मिडल लिगामेंट जो आपका है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका हड्डियों का मांसपेशियों को कमजोर होना, जो आपकी बोन है और जो मसल्स है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है लंबे समय तक तथा सुखासन में बैठना। ठीक है, जो आप बोलते हैं पालती मार के बैठना, उस वजह से अगर आप उस शेप में ज़्यादा बैठते हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। गलत तरीके से चलना, जो आपका चलने का तरीका है वो गलत है। मोटापा, बालक को समय से पहले खड़ा करना अथवा चलाना। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना, कि छोटे बच्चे होते हैं, अरे ये तो अभी 6 महीने का हुआ, ऐसे क्यों चला रहे हो, अभी इसके पैर क्या बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं, फांडे हो जाना। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट है सुधारात्मक उपाय, कि कौन कौन से मेजर्स आप जो कर सकते हैं। वॉकिंग कैलिपर्स लगाने चाहिए, ठीक, कैलिपर्स आते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं हम। घुटनों की मालिश करना, घुटनों के आसपास की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम करना, जैसे एक्सटेंशन करना, कि जितना आप एक्सटेंड कर सको उतना आपको करना है। योग पट्टियों की सहायता से दोनों पैरों को सीधा करके बांधे और फिर गौ आसन की स्थिति को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका जो आपकी प्लेट्स व्यायाम करना, जैसे कि रोल अप करना। ठीक है, बैलरीना आर्म्स, ये सब आसन हैं, इनको आप नेट पे देख सकते हैं कैसे इनको करते हैं, आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपका गरुड़ासन करना, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना। ठीक है, ये सब किसके आपको हेल्प करेंगे, जो आपके वो लेग्स हैं उनको सुधार। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। कि महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। भारत में सन 1952 में ओलंपिक खेलों में पहली महिला ने भाग लिया था। इससे पहले जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स था वो बिल्कुल नहीं था। पहली बार भाग कब लिया, 1952 में, जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें। और सन 2000 में ओलंपिक में कन्नम मल्लेश्वरी ने, जो भारोत्तोलन होता है, वेट लिफ्टिंग होते हैं, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और खेलों में महिलाओं की भागीदारी के कम होने के कारण देखा जाता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का काफ़ी कम रहता है। इसके 3 कारण हैं मेनली। एक होता है शारीरिक कारण, मानसिक कारक, और थर्ड आपका सामाजिक कारक। तो आपके सामाजिक कारक में क्या आते हैं,
शारीरिक पुष्टि तथा क्षमता और सुयोग्यता में कमी, कि जो आपका जो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है और जो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब जो फिटनेस होती है और जो वेलनेस होती है दोनों में डिफरेंट होता है। इस वजह से भी जो शारीरिक कारक है वो भी बाधा बनता है, जिसकी वजह से महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट आपका महिला एथलीट ट्रेड, ठीक है, जो फीमेल एथलीट ट्रेड, ठीक है, ये कारण है। मानसिक कारक में क्या आते हैं, आत्मविश्वास की कमी यानी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है दर्शकों की रुचि में कम होना और कम प्रसारण होना, कि जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है वो भी महिलाओं के खेलों में कम रुचि लेते हैं और जो प्रसारण उनका कम होते हैं। नेक्स्ट आपका महिला प्रशिक्षकों की कमी, जो प्रशिक्षक मतलब कोच, जो फीमेल कोच है वो कम है। कानून की कमी, आत्मरक्षा की कमी और व्यक्तिगत सुरक्षा। नेक्स्ट आपका शिक्षा की कमी, ये सब क्या है, मानसिक कारक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारण यानी सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं कानूनी कमी, समय का अभाव, खेलों की पुरुष प्रधान संस्कृति, अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में महिला खिलाड़ी कमी, यानी जो मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, लेजेंड होते हैं, उनकी कमी है। समाज की अभिवृत्तियाँ तथा धारणाएं, एटीट्यूड एंड प्रेजुडिस ऑफ सोसाइटी। भारतीय महिला खिलाड़ी कई ऐसी भी हैं जिन्होंने विभिन्न खेलों में मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे पदक लेके आए हैं, जिनमें से मेन है अंजू बी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, कृष्णा पुनिया, सीमा अंतिल, गरिमा चौधरी, ज्वाला गुट्टा, गीता फोगाट, हिना सिंधु, अंकिता दास, एसएस छानू व दीपिका कुमारी और इत्यादि। बहुत सारे नाम हैं ऐसे महिलाओं के जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न खेलों में। बट इसके बावजूद भी कई फील्ड में देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको खेलों को खेलने से रोका जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे कारण, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो आपकी बॉक्सर थी मैरी कॉम, उनके पिताजी ने उनको बॉक्सिंग करने से रोका था। उनका मानना था यदि मैरी कॉम बॉक्सिंग करेगी तो उनका फेस खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी शादी करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो महिलाएं हैं जो उनका निर्माण ओनली घर के कार्य करने के लिए हुआ है, ठीक है, उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से भी जो पार्टिसिपेशन है वो इतना कम है कि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलने चाहिए वो उतने नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत में खेलों में जो महिलाओं की भागीदारी वो काफ़ी कम है, इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको सुझाव जोड़ सकते हैं। मैं आपको सुझाव बता रहा हूँ, आप इनको भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि जो महिलाओं को खेलों में भाग लेने की प्रेरणा के लिए प्रेरित करना, मतलब उनको मोटिवेट करना, परिवार तथा समाज का सहयोग, महिलाओं के लिए शिविर, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करना, ज्ञान अर्जित करना तथा दूरसंचार यानी जो मीडिया है उनको भागीदारी बढ़ाना, प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण का प्रबंध करना, खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना, नई वैज्ञानिक तकनीक, सामान व साधन का प्रबंध करना, खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना और संतुलित व स्वस्थ भोजन का प्रबंध करना, अच्छे व प्रेरित साक्षरवर्ती जो स्कॉलरशिप होती है वो देना और पुरस्कार उनको देना, जिससे वो क्या मोटिवेट हो, सांस्कृतिक व सामाजिक जो आपके नेगेटिविटी होते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको दूर करना, अभिव्यक्ति व सामाजिक बाधाओं को ग्रामीण स्तर पर दूर करना, सामाजिक समानताओं को बढ़ाना, आत्मविश्वास का विकास करना, वित्तीय सहायता, रोजगार और करियर अपॉर्चुनिटी देना और राज्य जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनको लागू करना। अब पढ़ते हैं हम विशेष परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य। विशेष परिस्थितियाँ यानी जो स्पेशल कंसिडरेशन है, किस किस कंडीशन में स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। जब महिलाओं में प्रथम रजोधर्म हो, यानी जो फर्स्ट टाइम जो युवा लड़की होता है उसका मासिक धर्म आना, और महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता या विकार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मासिक धर्म में स्थिरता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका महिला खिलाड़ी त्रय, फीमेल एथलीट त्रय। महिला एथलीट त्रय एक लक्षण समूह है जिसमें रक्तहीनता, अस्थि सुशीलता तथा ऋतु रोध उपस्थिति होते हैं। वास्तव में है आपस में संबंधित होते हैं।
तीनों दशाओं या तत्वों का एक लक्षण समूह होता है। इसमें मेनली आपके आते हैं अस्थि सुशीलता। इसमें क्या होता है कि अस्थि संबंधी विकार, जो बोन्स होते हैं, अस्थि में जो बोन्स है उसके से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हो जाता है, इसमें क्या होता है जिसमें व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका ऋतुरोध, मासिक धर्म चक्र के अनियमितता, जो आपका मासिक धर्म का सही से नहीं आ पाना, ठीक है, अनियमितता होती है जिसमें 3 या अधिक महीनों तक मासिक धर्म का अनुपस्थित होना, ठीक है, इसे बोलते हैं ऋतुरोध। नेक्स्ट है आपका भोजन संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। जब व्यक्ति सामान्य से अधिक या बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका एनिरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, सुधा अभाव। सुधा अभाव क्या होता है कि जब आपको भूख कम लगती है। दूसरा आपका बुलिमिया यानी अतिशुद्धा, जब आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। तो आपको आई होप ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। तो ऐसी रिलेवेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे तभी उनको आप बेनिफिट दे पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।